नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है और उसकी एप्लीकेशंस की बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 101 से लेकर 111 101 से लेकर 111 सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं 101 से। ठीक है, अब 101 हम सेक्शन देखेंगे, उसकी हेडिंग देखेंगे, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ। वो डेफिनेशन बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। तो इतना तो हम सबको पता होगा, हम सिर्फ हेडिंग पढ़ के ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि होता क्या है। यानी कि प्रूफ करने का जो काम होता है उसको बोलेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। मतलब जो जैसे कि मान लो कि आपको अपने मम्मी पापा को बताना है कि यार ये जो मेरा भैया है उसने मेरी आइसक्रीम खा ली। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो मेरा भाई है इसने मेरी आइसक्रीम खाई है। तो ये जो प्रूफ करने का काम होता है ना, ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। कोई पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करने का काम को हम बोलेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, इतना क्लियर है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स प्रूफ करने का काम। अब इसका सिंपल सादा सा हम थप्पड़ मारने से ही एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी एक आदमी ने, मान लो कोई आदमी है ए, उस आदमी ने बी को एक थप्पड़ मार दिया। ए आदमी ने बी को एक थप्पड़ मार दिया। अब बी जो है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि ए ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो ये जो प्रूफ करने का काम है, थप्पड़ मारने को प्रूफ करने का जो काम रहेगा उसको बोलेंगे हम बर्डन ऑफ प्रूफ। प्रूफ करने का जो बर्डन है सर पर, वो बोलेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इलस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं हम लोग जो दिए हुए हैं। ए वाला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime. यानी कि A चाहता है कि B ने जो गुनाह किया है, B ने जो क्राइम किया है उसकी उसको सज़ा मिले, ये A चाहता है। अब A को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने B ने कुछ क्राइम किया है। समझ रहे हैं आप? ए चाहता है कि बी को किसी गुनाह की सज़ा मिले। अब ए को ये प्रूफ भी करना पड़ेगा कि बी ने कुछ गुनाह किया है। ये बात कर रहा है ए। बी वाला इलस्ट्रेशन, ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्ट्स एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स। ठीक है, अब बी वाला जो इलस्ट्रेशन है वो क्या बोल रहा है कि ए के पास, ए क्या बोल कि बी वाला जो इलस्ट्रेशन है वो क्या बोल रहा है कि एक लैंड है जिसका पोजेशन किसके पास है? बी के पास। अब ए क्या बोल रहा है कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, मेरे पास होनी चाहिए ज़मीन। अब ये जो कुछ फैक्ट्स हैं कि यार जो मुझे मिली थी ये ज़मीन, लेकिन बी अभी तक जो पोजीशन है वो बी के पास ही है। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये प्रूफ करने पड़ेंगे। मतलब ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, यानी कि ए की है, बी की नहीं है। ये ए को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। ये था बर्डन ऑफ प्रूफ कि प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने का भार ए के ऊपर है कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, बी की नहीं है। अब आते हैं हम लोग 102 पर, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइस। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ करने की जिम्मेदारी जो होती है वो जाएगी किसके ऊपर? ठीक है, तो मान लो ऐसा बोला गया है इसमें कि अगर दोनों साइड से कोई भी एविडेंस अगर नहीं आते हैं, मान लो अगर ऐसा हुआ कि अगर दोनों साइड से कोई भी एविडेंस नहीं आए तो फिर केस कौन जीतेगा? तो जो केस जीतेगा वो नहीं, जो केस हारेगा। अगर कोई भी एविडेंस कोई भी पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाती है, कोई भी एविडेंस नहीं दे पाती है, तो जो केस हारेगा उसके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो कोई बर्डन ऑफ प्रूफ, वो कोई भी एविडेंस जो फैक्ट्स हैं वो प्रूफ करे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक आदमी है ए, उसने बी को थप्पड़ मारा था। ठीक है, अब बी ने थप्पड़ खा लिया, बी केस लेके गया कोर्ट में। अब मान लो कि बी भी जो है वो एविडेंस नहीं दे पाया और मान लो ए भी एविडेंस नहीं दे पाया।
ठीक है। वैसे ए को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जब तक बी नहीं दे रहा एविडेंस, है ना। तो मान लो बी भी नहीं दे पा रहा, ए भी नहीं दे पा रहा, कोई भी एविडेंस नहीं दे पा रहा, तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो ठीक है, सीधी सी बात है, बी केस लेके जा रहा है, मतलब बी चाहता है कि ए को सज़ा हो। अब बी ही प्रूफ नहीं कर पा रहा तो ए तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, है ना। मतलब मान लो अगर मैं किसी के खिलाफ केस लेके गया कि इसने मुझे मारा है, ठीक है, तो मैं केस लेके गया, तो अगर मैं ही ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि इसने मुझे मारा है, तो वो सामने वाला तो ऑटोमेटिकली केस जीत गया और मैं ऑटोमेटिकली हार गया, क्योंकि मैं प्रूफ ही नहीं कर पा रहा। तो अगर ए ने थप्पड़ मार दिया बी को, बी केस लेके जा रहा है कोर्ट में कि ए ने मुझे थप्पड़ मारा है, और अगर दोनों लोग ये कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे, तो कौन हारेगा? यहाँ पर बी हारेगा, ठीक है। तो जो हारने वाली पार्टी होगी उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। इसकी जिम्मेदारी रहेगी कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करे। आई बात कुछ समझ में? मतलब जो हारने वाली पार्टी रहती है उसके ऊपर ये एक बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, कोई भी फैक्ट जो है वो प्रूफ करे। जो भी आप फैक्ट प्रूफ करवाना चाहते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूफ करवाएं। अब इसके हम इलिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमको, ठीक है। पहला ए वाला इलिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि ए शूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजीशन एंड विच एज ए asserts was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A. ठीक है। अब ये A वाला इलिस्ट्रेशन बोल क्या रहा है कि A और B दो लोग हैं, तो समझ में आ रहा है। एक ज़मीन है जिसका पोजेशन B के पास है, एक ज़मीन है जिसका पोजेशन बी के पास है। अब ए ये बोल रहा है कि ये जो सी का बी के जो फादर हैं सी, वो ज़मीन सी जो है वो ज़मीन सी ने ए के नाम कर दी थी, मतलब मेरे नाम कर दी थी। ए बी सी तीन लोग हैं, जो एक ज़मीन भी है, ज़मीन बी के नाम पर है। फिर से शुरू करते हैं, ए बी सी तीन लोग हैं, एक ज़मीन है। अब वो ज़मीन जो है वो बी के पोजेशन में है, ठीक है। अब ए क्या करता है, केस करता है कोर्ट में कि ये जो ज़मीन है वो बी के जो फादर हैं सी, वो सी ने ए के नाम कर दी है, सी ने ए के नाम वो ज़मीन कर दी है। इतना कोर्ट में केस करता है ए। अब ए को प्रूफ करना पड़ेगा। अब मान लो अगर ए प्रूफ नहीं कर पाता है, ए प्रूफ नहीं कर पाता है कि सी ने ए के नाम ये ज़मीन कर दी है, मान लो अगर ए प्रूफ नहीं कर पाता है, तो केस कौन जीत जाएगा? सीधी सी बात है, बी के पास पोजीशन था, बी ही जीत जाएगा वो तो क्या बोलना क्या चाह रहा है ये कि जो हारने वाली पार्टी है उसके ऊपर बर्डन रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करे। इस एग्जांपल में क्या हुआ था कि ए को प्रूफ करना था कि ये जो ज़मीन है वो बी के नाम नहीं मेरे नाम होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो सी ने, जो बी के फादर हैं, वो उन्होंने मेरे नाम करी थी ये ज़मीन। तो ये जो फैक्ट हैं ये इनको प्रूफ करना था, ए को प्रूफ करना था। अगर ए प्रूफ नहीं कर पाया, मान लो ए प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो बी के पास ही पोजीशन रहेगा, मतलब बी ही जीत जाएगा और ए हार जाएगा। इसीलिए जो ज़मीन का जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हारने वाले के ऊपर रहता है बर्डन। ए को प्रूफ करना था कि ये जो ज़मीन है ये मेरी है, ये बात कर रहा है ए इलिस्ट्रेशन। अब देखते हैं हम लोग बी वाला इलिस्ट्रेशन। बी क्या बोलता है कि ए शूज बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड, ठीक है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड बट बी सेज दैट इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड विच ए डिनाइज। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड ए वुड सक्सीड एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड द फ्रॉड इज नॉट प्रूव्ड, देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन बी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी के ऊपर केस किया है कि जो कुछ बॉन्ड हुआ था ए और बी और दोनों के बीच में, ए बी दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड हुआ था, उसमें जो बी ने ए को पैसे नहीं दिए, बी ने ए को पैसे नहीं दिए, सीधी सी बात है। तो ए ने केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया कि बी से मुझे पैसे लेने, बी ने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब इधर कोर्ट में केस हो गया। अब बी क्या, अब ये तो प्रूफ हो गया कि बॉन्ड तो हुआ है,
दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट तो हुआ है, ये तो प्रूफ हो गया है। लेकिन अब बी क्या बोल रहा है, इतना प्रूफ हो गया कि कुछ एग्रीमेंट हुआ है और बी ने उसको ए को पैसे नहीं दिए, इतना तो प्रूफ हो गया कोर्ट में। लेकिन बी क्या बोलता है कि ये जो बॉन्ड था ये बाय फ्रॉड लिया गया था ए के द्वारा, ए ने फ्रॉड किया है मेरे साथ। अब ये जो फ्रॉड वाली बात है ये प्रूफ नहीं हो पाई, जो फ्रॉड वाली बात है ये वो नहीं हो पाई, फ्रॉड वाली बात प्रूफ नहीं हो पा रही कोर्ट में। तो फिर तो करना किसको था, अगर मान लो ये बी प्रूफ नहीं कर पा रहा ये बात कि फ्रॉड हुआ है उसके साथ, अगर ये बी प्रूफ नहीं कर पाया तो कौन जीतेगा कौन हारेगा? सीधी सी बात है कि इतना तो प्रूफ हो गया, एग्रीमेंट हुआ था और बी को पैसे देने थे ए को, इतना तो प्रूफ हो गया है। अब एग्रीमेंट हुआ था ये प्रूफ हो गया, लेकिन फ्रॉड हुआ था ये बी प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, ए जीतेगा और बी हार जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? यहाँ पर बी के ऊपर लाई करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। उसको बताना पड़ेगा कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, ये बोलता था बी इलस्ट्रेशन। अब बात करते हैं हम लोग 103 की, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स। यानी कि कोई एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ पर्टिकुलर फैक्ट पता है, कुछ हो गया, मान लो कुछ भी फैक्ट इशू है, कुछ उस आदमी को पर्टिकुलर फैक्ट पता है और वो चाहता है कि कोर्ट भी उन पर बिलीव करे। वो जो फैक्ट्स हैं कोर्ट बिलीव करे उन फैक्ट्स को। कोई एक ऐसा आदमी कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स जानता है और चाहता है कि कोर्ट भी उसको बिलीव करे, कोर्ट भी उसको माने, तो उस आदमी को वो पर्टिकुलर फैक्ट प्रूफ करने पड़ेंगे कोर्ट में। अगर प्रूफ कर दी, वो जो पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं कोर्ट में प्रूफ कर दी उस आदमी ने, तो कोर्ट मानेगी, अदरवाइज नहीं मानेगी। अब हम लोग इसके इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं और हमारे एग्जाम्पल तो करेंगे हम लोग बाद में, इलस्ट्रेशन से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी, ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। ठीक है, तो अब ये क्या बोल क्या रहा है कि ए और बी और सी, तीन लोग, इतना तो समझ में आ गया। ए बी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि बी ने चोरी करी है और चोरी करने के बाद सी के सामने जाके कबूल किया है, एडमिट किया है कि हाँ मैंने चोरी करी है। ठीक है, ए इल्ज़ाम लगाता है बी के ऊपर कि उसने चोरी करी है और ये बोलता है कि बी ने सी के सामने कबूला है अपनी चोरी, बी ने ये बताया है कि हाँ मैंने चोरी करी है। तो अब ये जो कुछ एक फैक्ट है कि बी ने सी के सामने एडमिशन किया है, बी ने सी के सामने एडमिट किया है, तो ये जो फैक्ट है ये ए को पता है। तो ए अगर चाहता है कि कोर्ट इसको माने तो ए को कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ एडमिशन हुआ है और एडमिशन बी ने सी से किया है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये तो ए को पता होगा और सी ऐसा कुछ प्रूफ तो है नहीं। ए अगर ये जानता है कि कुछ एडमिशन हुआ है और चाहता है कि कोर्ट उसको माने, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि बी ने सी से एडमिशन किया है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वॉज एल्सवेयर ही मस्ट प्रूव इट। यानी कि मान लो कोई घटना हो गई, कोई क्राइम वगैरह कुछ भी हो गया और अगर बी के ऊपर मान लो एलिगेशन लगे हैं और बी ये बताना चाहता है, ये कोर्ट को मनवाना चाहता है कि जिस टाइम पे ये हादसा हुआ है ये यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो कहीं और ही था। तो ये जो एक कि मैं यहाँ नहीं था, मैं कहीं और था, ये जो एक फैक्ट है ये बी को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को तो पता नहीं है, आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, कहीं और था, ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक मान लो एक नाटक होता है। ठीक है, नाटक हो रहा है एक जगह पर, ठीक है, और वहाँ पर एक नकली चाकू का यूज़ करते हैं मारने के लिए, नाटक वगैरह में नकली चाकू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एक आदमी ने किसी को,
एक आदमी ने, मान लो ए कोई आदमी है, उसने किसी हमको पता नहीं कौन है वो आदमी है, मान लो चलो बी एक आदमी है, उसने बी को नकली चाकू को एक असली चाकू से रिप्लेस करते हुए देख लिया। ठीक है, ए ने बी को नकली चाकू को असली चाकू से रिप्लेस करते हुए देख लिया, अदला बदली करती हुई देख ली, ए ने देख लिया। ठीक है, और फिर नाटक हुआ और उस असली चाकू से, उनको तो पता नहीं था कि असली चाकू है, अब उस असली चाकू से किसी का खून हो गया। ठीक है, अब किसी को नहीं मालूम पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ए को पता था कि इसने किया है, ऐसा हुआ है, ये पर्टिकुलर फैक्ट ए को पता है। अब ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ बी ने रिप्लेस किया है, क्योंकि ये फैक्ट तो ए को ही पता है। अब ए को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि बी ने किया है। हाँ, अब कैसे भी करे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है उसको पता है। अगर वो चाहता है कि कोर्ट भी माने तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ बी ने ही रिप्लेस किया है ये चाकू। अब आते हैं हम लोग 104 पर। 104 क्या बोलता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। ठीक है, अब बात क्या है कि मान लो हमको कोई भी कुछ हुआ है, मान लो कोई खून हुआ है, किसी बी ने खून किया है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना पड़ता है अभी भी कि बी ने खून किया है। अगर हम प्रूफ करेंगे तो ही तो कोर्ट इसको सज़ा देगी, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ने खून किया है। ठीक है, अब उसके प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंस देंगे, है ना, सीधी सी बात है। अगर हमको कुछ प्रूफ करना है तो उसके लिए एविडेंस तो लगेगा। अब एविडेंस देंगे हम, लेकिन एविडेंस एडमिसिबल कब होगा? मतलब एविडेंस एडमिसिबल अगर मान लो नहीं हुआ मतलब एविडेंस एडमिसिबल कब माना जाएगा? कि मान लो अगर जिस चीज़ के लिए अपन एविडेंस दे रहे हैं वो हो, अगर नहीं हो तो उस चीज़ का तो एविडेंस का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने, मतलब मैंने किसी आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस आदमी ने चोरी करी है, बी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि बी ने चोरी करी है, लेकिन उससे पहले अगर मैं उसके एविडेंस दूं कि बी ने चोरी करी है, उससे पहले मुझे ये तो प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया चोरी हुई है। मतलब मुझे जो फैक्ट इन इशू है वो तो पहले प्रूफ करूं मैं, उसके बाद किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, उसके बारे में एविडेंस दूंगा मैं। पहले जो फैक्ट इन इशू है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यार कुछ हुआ है, अब किसने किया है उसके बारे में एविडेंस बाद में दूंगा। अगर मैंने फैक्ट इन इशू प्रूफ नहीं किया, मतलब मान लो मैंने यही नहीं बताया कि यार चोरी हुई है और मैं एविडेंस दिए जा रहा हूँ इसके खिलाफ, तो वो एविडेंस एडमिसिबल ही नहीं माना जाएगा। एविडेंस एडमिसिबल कब होगा? जब कुछ हुआ है, जो एक इशू है फैक्ट, वो मैं प्रूफ कर दूँ। इसका हम एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं, नीचे ही दिया है ये वाला। ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी, ए मस्ट प्रूव बीज डेथ। अब ए क्या चाहता है कि बी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, वो प्रूफ हो जाए। बी ने डाइंग डिक्लेरेशन दे दी, वो प्रूफ हो, ये ए चाहता है। लेकिन उससे पहले बी का मरना भी तो ज़रूरी है, ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि हाँ बी मर चुका है। बी मरा ही नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन किस बात की? समझ रहे हैं ना आप? मतलब बी मरते हुए बी एक डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है। अब ए चाहता है कि उसने जो स्टेटमेंट दे दिया एज अ डाइंग डिक्लेरेशन वो मानी जाए कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ए को प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि यार बी मर चुका है, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन किसी काम की। डाइंग डिक्लेरेशन तो अगर बी मरा ही नहीं है और डाइंग डिक्लेरेशन बोल रहे हो आप, तो डाइंग डिक्लेरेशन तो फिर वो मानी ही नहीं जाएगी, फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं होगी। इसलिए मरना ज़रूरी है भाई। एक हम बी इलिस्ट्रेशन भी देखते हैं कि बी वाला क्या बोल रहा है कि A wishes to prove by secondary evidence the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost. अब सेकेंडरी एविडेंस अगर हमको देना है, अगर A को देना है, सेकेंडरी एविडेंस देना है, तो और वो बोल रहा है कि यार जो मेरे प्राइमरी एविडेंस है वो गुम चुके हैं, इसलिए मुझे सेकेंडरी एविडेंस देना है, तो उसको पहले ये बताना पड़ेगा कि यार जो मेरे प्राइमरी एविडेंस हैं वो खो चुके हैं, वो लॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं सेकेंडरी एविडेंस दे रहा हूँ।
ये सेकेंडरी एविडेंस तभी दे पाएगा जब प्राइमरी एविडेंस लॉस्ट हो, उसके नहीं हो तभी दे पाएगा। लेकिन उसको पहले बताना तो पड़ेगा कि यार नहीं है मेरे पास, ए को बताना तो पड़ेगा, ये चीज़ है। ये था 104, ये बात करता। अब बात करते हैं हम लोग 105 की। 105 क्या बोल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस, आईपीसी। अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता दूं अभी आपको कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर कुछ आप क्राइम करते हो उन सर्कमस्टेंसेस में तो आपको सज़ा नहीं होती, ठीक है। जैसे कि सेल्फ डिफेंस हो गया, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हो गया, और भी हम आईपीसी में डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कि चलो आपने एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन में कुछ भी आप क्राइम कर दिया तो आपको सज़ा नहीं होगी, लेकिन आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में उन जनरल एक्सेप्शंस में ही आपने वो क्राइम किया है। मतलब कि मान लो एक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक कि सेल्फ डिफेंस एक जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है। आपको कोई मारने आया, ठीक है, और आपने अपने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मार दिया। आपका सामने वाला खून ही करने आया और आपने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका खून कर दिया, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। आपने प्रूफ कर दिया तो आपको सज़ा नहीं होगी। इसका हम इलिस्ट्रेशन भी देखते हैं कि ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर अलेजेस दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, ठीक है। अब ए क्या बोलता है, ए वाला इलिस्ट्रेशन हमारा क्या बोलता है कि ए एक आदमी है, उसने कुछ एक मर्डर कर दिया है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो मर्डर मैंने किया है, मैंने ये जो मर्डर किया है ये मेरे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से मैंने कर दिया है। ए ने एक मर्डर किया, अब बोल रहा है कि ये मर्डर मैंने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कर दिया। तो अब ए को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से ही उसने मर्डर किया है। ये बोल रहा है ए वाला। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक जनरल एक्सेप्शन है, ये सिर्फ जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहा है ये वाला सेक्शन, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन और भी कुछ इस तरीके के कुछ प्रोविजंस जो कि दिए हुए हैं जो कि एक्सेप्शन में आते हैं। बी वाला क्या बोल रहा है, ए accused of murder alleges that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control, the burden of proof is on A, ठीक है। अब सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या होता है, बिल्कुल एक गर्मी में, गर्मी टाइप वैसी गर्मी नहीं, लेकिन एक अचानक से गुस्सा आ जाता है ना, एक जो एक गुस्सा आता है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, प्रोवोक करना। बिग बॉस अगर आपने देखा ही होगा तो प्रोवोकेशन बहुत आता है। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन एक ऐसा गुस्सा है जिस पे काबू नहीं रहता, वो वाला एक गुस्सा। अगर ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, ठीक है, अब ए क्या बोल रहा है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की वजह से मैंने मार दिया, तो अब ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ था, ठीक है। ये बोल रहा है बी। अब सी क्या बोल रहा है, Section 325 of the IPC provides that whoever, except in the case provided for by Section 335, voluntarily causes grievous hurt shall be subject to certain punishment. A is charged with voluntarily causing grievous hurt under Section 325. The burden of proving the circumstances bringing the case under 335 lies on A, ठीक है। अब सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी सी वाला क्या बोल रहा है कि एक सेक्शन 325 है आईपीसी का, वो क्या बोलता है कि आप अगर खुद से किसी को नुकसान पहुंचाते हो, ग्रीवियस हर्ट यानी कि गंभीर चोटें पहुंचाते हो, अगर आप किसी को खुद से बिना उकसाए, बिना खुद से अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, 325 ये बोलता है कि आपको पनिश किया जाएगा, सज़ा है आपको, ठीक है। लेकिन 335 क्या बोलता है सेक्शन कि चलो आपने वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, लेकिन अगर वो वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट भी अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से हुआ है, किसी ने प्रोवोक किया आपको, तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो अब सी वाला क्या बोलता है कि अगर आपने वॉलेंटरली किसी को नुकसान पहुंचाया है
और आप अगर बोल रहे हो कि ये मतलब ये मेरा जो सेक्शन है 325 नहीं 335 के अंडर आना चाहिए क्योंकि मुझे इसने प्रोवोक किया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि 325 से 335 कि आप प्रोवोक हो गया, ऐसा हुआ क्या आपके साथ। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर रहेगा। एक ही बात हो रही होगी ना, नहीं एक ही बात, ए को चार्ज ए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हाँ आपने किसी को नुकसान पहुंचाया 325 के अंदर। अब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं 325 नहीं 335 के अंडर, क्योंकि मुझे प्रोवोक किया गया था इस वजह से मैंने कर दिया, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करते ही नहीं, मैं बहुत शांत स्वभाव का इंसान हूँ, फलाना जो भी करना है। ये बताता है हमारा सी वाला, ठीक है, ये बोलता है हमारा 105 सेक्शन। बात करते हैं 106 की, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। कुछ ऐसे फैक्ट जो कि किसी आदमी के नॉलेज में है, सिर्फ उसी आदमी के नॉलेज में है। कुछ ऐसे फैक्ट जो कि सिर्फ उसी आदमी के नॉलेज में है और फिर वो कोई क्राइम करता है, अगर कुछ वो करता है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यार आपने किस ऐसा क्या आया आपके दिमाग में, समझ रहे। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं। व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। कुछ ऐसे फैक्ट उसको पता है जो कि सिर्फ उसी के नॉलेज में है और वो चाहता है कि ये जो सेक्शन है हमारा 106 थोड़ा बहुत सिमिलर आपको लग रहा होगा 103 से, लेकिन अंतर क्या है कि वो जो पर्टिकुलर फैक्ट्स 103 में जिन पर्टिकुलर फैक्ट्स की बात हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी के सिर्फ वही आदमी जानता हो। लेकिन ये जो 106 जो बात कर रहा है 103 ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो फैक्ट सिर्फ वो एक ही आदमी जानता हो, हर कोई भी जान सकता है ना। लेकिन 106 जो सेक्शन है ये कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करता है कि सिर्फ उसी आदमी के नॉलेज में, सिर्फ उसी आदमी के नॉलेज में। कि जैसे कि मान लो मैंने एक आदमी को देखा, वो सड़क से जा रहा है और पीछे से मैंने देखा कि एक स्नेक है, वो उसको अटैक करने वाला है, ठीक है। अब मैंने पत्थर उठाया और मैंने मारा, अब गलती से वो सांप तो भाग गया, किसी ने उस सांप को नहीं देखा, फिर मैंने देखा था और मैंने उस आदमी को बचाने के लिए मैंने उसको पत्थर मारने की कोशिश करी, लेकिन गलती से वो सांप तो भाग गया लेकिन उस आदमी को मेरा पत्थर लग गया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि यार मैंने तो अच्छे इंटेंशन से मारा था, मैंने तो बचाने के लिए मारा था, गलती से लग गया, ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ये वाला क्या बोल रहा है, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट विच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एक्ट सजेस्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम। यानी कि कोई आदमी कोई काम करता है किसी इंटेंशन के साथ, सर्कमस्टेंसेज और कैरेक्टर जाए भाड़ में, लेकिन कोई एक आदमी कोई काम करता है किसी इंटेंशन के साथ, तो उस आदमी को वो इंटेंशन प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी एक घर के सामने से गुजर रहा है, अब उसने देखा कि घर के अंदर एक छोटी सी लड़की है, उसको एक कोई जहरीला सांप ही मान के चलो, सांप वाप उसने देखा कि उसको खाने वाला है, सांप वगैरह तो बिच्छू वगैरह तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है घर के अंदर। अब उसने देख लिया कि यार वो छोटी बच्ची को वो जो इंसेक्ट है, जो स्नेक है, वो नुकसान पहुंचाने वाला है। अब उसने क्या अच्छे इंटेंशन बच्ची को मदद करने के लिए अब वो क्या घर के अंदर घुस गया कांच वाँच तोड़ के, ठीक है। अब फिर से वही हुआ, सांप या इंसेक्ट जो भी था वो भाग गया। अब उस आदमी को ऊपर क्या लग गया, जो भी लग सकता है, ट्रेसपास लग गया, चोरी का इल्ज़ाम जो भी लग सकता था उसके ऊपर लग गया। अब ये जो इंटेंशन है उसको बताना, ये उसके ऊपर ही जिम्मेदारी रहेगी प्रूफ करने की कि वो इंटेंशन बताए अपना, वो ही बताएगा कि यार मैं तो यार उसको बचाने के लिए गया था। ये जो प्रूफ करने की जिम्मेदारी रहेगी वो उस आदमी की ही रहेगी, ठीक है। अब वो सब कैरेक्टर सर्कमस्टेंसेस जाए भाड़ में, लेकिन ये जो इंटेंशन है ये उसी को बताना पड़ेगा। अब देखते हैं बी वाला। ए इज चार्ज्ड विथ ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। एक आदमी है, रेलवे से सफ़र कर रहा है, टीसी ने देखा, चेक किया, टिकट मांगा, टिकट नहीं है उसके पास, उसके ऊपर चार्ज लग गया बिना टिकट के सफ़र करने का। अब ए के पास टिकट था,
ए के पास टिकट था, ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी ए के ऊपर ही रहेगी। ए की ही जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे कि यार मेरे पास टिकट था। अब ये दोनों चीज़ें जो मैंने बताई, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस आदमी के ही इंटेंशन में थी, जो वो आदमी ही जानता होगा। इंटेंशन में क्या, वो आदमी को ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। और जो 103 था वो कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात कर रहा था जो कि ज़रूरी नहीं है वही आदमी जाने, कोई भी जान सकता था, है ना। ज़रूरी नहीं है उस आदमी को ही पता हो, और भी किसी को पता हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ ऐसे फैक्ट हैं वो सिर्फ उसी आदमी के नॉलेज में होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन 107 पे, क्या बोल रहा है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। ठीक है, when the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it। ठीक है, अगर एक आदमी है वो 30 ईयर्स के अंदर यस प्रूफ हो चुका है कि यार एक आदमी है 30 ईयर्स के अंदर ही अंदर 30 ईयर्स 30 साल के अंदर अंदर वो आदमी एक आध बार देखा जा चुका है, वो जिंदा था वो आदमी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी आदमी को चुन ले कि यार ये आदमी तो मर चुका है। एक आदमी है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी है ए, वो आदमी 30 साल के अंदर एक बार देखा जा चुका है कि हाँ वो आदमी जिंदा था 30 ईयर्स के अंदर अंदर। अब बी एक आदमी है बी, अब उसको खुजली मची कि यार ये जो आदमी है ए ये तो मर चुका है। ठीक है, अब ये तो प्रूफ हो चुका है कि 30 साल के अंदर उसको देखा गया है, ये तो प्रूफ हो चुका है। अब बी क्या बोल रहा है कि नहीं ये मर चुका है, तो अब बी को, जो आदमी है बी, इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मर चुका है। जो आदमी बोल रहा है ना कि यार ए जो आदमी है मर चुका है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप बताओ कि प्रूफ करो कि ये आदमी मर चुका है। ये बोल रहा है 107। 108 भी सिमिलर है, क्या बोल रहा है। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स provided that when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it। अब ये उल्टा है, ये क्या बोल रहा है कि एक आदमी अगर मान लो 7 साल 7 ईयर्स 7 एक आदमी है वो 7 ईयर्स से नहीं देखा गया है। एक ऐसा इंसान जो 7 सालों से नहीं देखा गया है, उन लोगों ने भी नहीं देखा जो कि उसको देख ही लेते। मतलब मान लो वो अपनी बीवी के साथ रहता है, फ्रेंड्स के साथ रहता है, रिलेटिव्स के साथ, कुछ ऐसे लोग उसके खास लोग जो कि उसको देख ही लेते, 7 सालों में तो देख ही लेते। तो अगर उन लोगों ने भी उसको नहीं देखा 7 सालों में, तो क्या माना जाता है कि वो आदमी मर चुका है, तो ये माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आदमी बोलता है कि यार ये आदमी ज़िंदा है, तो उसको, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ए वही वाला, कि एक आदमी है आदमी ए जो है वो 7 सालों से नहीं देखा गया है। 7 सालों से वो आदमी नहीं देखा गया है और किसी ने भी नहीं उसको देखा, किसी ने भी नहीं देखा, तो ये माना जाएगा कि वो मर चुका है। लेकिन एक आदमी है बी एक आदमी है, वो क्या बोलता है कि यार ये जिंदा है। अब उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जिंदा है। आ रही है आपको बात समझ में। बी को अब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जिंदा है, ये चीज़ है, ये बोलता है 108। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन 109 के ऊपर, क्या बोल रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। When the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationship respectively is on the person who affirms it। यानी कि क्या इन्होंने बात किस किस की करी है। सबसे पहले तो पार्टनर्स की, टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड की, और प्रिंसिपल और एजेंट की। ठीक है, ये तीनों रिलेशनशिप है, हमको ही पता है। पार्टनर्स की एक रिलेशनशिप होती है, पार्टनर्स यानी कि जो ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स जो होते हैं वो,
पार्टनर्स की हो गई, टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड की हो गई, और प्रिंसिपल और एजेंट की हो गई। ये तो रिलेशन होता है दो लोगों के बीच में, या तीन लोगों के, या चार लोगों के बीच में, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में, सीधी सी बात। अब एक जो ये रिलेशनशिप है, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको कि हाँ ये दोनों पार्टनर्स हैं, हाँ ये दोनों लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, क्योंकि यार साथ में रह रहे हैं, पार्टनर है तो साथ में काम कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट हैं तो साथ मतलब वो एक उसके घर में रह रहा है, ये दिख रहा है ये चीज़। और प्रिंसिपल एजेंट हैं तो यार एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी एक आदमी है वो बोल रहा है कि नहीं ये इसका टेनेंट नहीं है, नहीं ये इसका पार्टनर नहीं है, नहीं ये इसका एजेंट नहीं है, या ये इसका प्रिंसिपल नहीं है, जो भी जो उंगली उठाता है, तो उस आदमी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ कि ये दोनों वो नहीं है। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शहर है, एक रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक शहर है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है कि एक होटल है, एक होटल है और होटल का मालिक है, उसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, और उसके उन्होंने एजेंट के रूप में काम कर रहा है एक आदमी। वो लेके आ रहा है कि साहब चलो बहुत बढ़िया होटल है, ऐसा वैसा है, तो सबको क्या लग रहा है ये उसका एजेंट है, उसके लिए काम कर रहा है ये। अब एक आदमी आता है कि नहीं ये इसका एजेंट नहीं है, ये बोल रहा है कि नहीं ये इसका एजेंट नहीं है। तो वो जो आदमी जो बोल रहा है कि नहीं ये इसका एजेंट नहीं है, अब सबको तो दिख रहा है भाई, सब तुम अकेले को नहीं दिख रहा है कि यार ये इसका एजेंट नहीं है। अब वो बात हम कर ही नहीं रहे हैं कि वाकई में ये इसका एजेंट है या नहीं है, वो बात यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन अगर दिख रहा है कि यार ये एजेंट ही है, पार्टनर ही है, लैंडलॉर्ड टेनेंट ही है, ये दिख रहा है, और आप ये बोल रहे हो कि ये नहीं है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हाँ ये वाकई में लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं है, हाँ ये वाकई में ये नहीं है, ये प्रिंसिपल एजेंट नहीं है, ये वाकई में पार्टनर्स नहीं है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ये बोलता है हमारा सेक्शन 109, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आते हैं हम लोग हमारे सेक्शन 110 पे। ये क्या बोलता है देखते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप व्हेन द क्वेश्चन इन वेदर any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner, ठीक है। ओनर नहीं होने के लिए आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा। ओनर होने के लिए तो हमने देखा है कि यार मैं इसका ओनर हूँ, ये मेरा हीरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ओनर नहीं हूँ ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। कब? जब दिख रहा है कि यार, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि यार एक आदमी है, मान लो ए, वो सफ़र कर रहा है अपने दिल्ली से मसूरी तक, उसने सफ़र किया। अब सफ़र किया, उसके पास एक खुद का बैग है, सूटकेस जो होता है, उसके पास खुद का सूटकेस है। अब रास्ते में पता नहीं कैसे वो सूटकेस में, वैसे उसके पास जो सूटकेस था उसमें कपड़े थे, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, कैसे एक्सचेंज हो गया, और उस सूटकेस में ड्रग्स निकल आए। ड्रग्स कब निकल आए? जब वो रास्ते में बस में जा रहा था, पुलिस ने चेकिंग करी तो उसने वो सूटकेस खुलवाया पुलिस ने, तो उसमें ड्रग्स निकले। अब ये सबको दिख रहा था कि यार ये सूटकेस वही पकड़ा था, ये जब सीसीटीवी कैमरे में भी वही सूटकेस के साथ दिखा। मतलब सीधी सी बात है कि यार उसका ही होगा, तभी ये लेके घूम रहा है, ठीक है। सबको दिख रहा है, सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि यार ये इसी का होगा, ठीक है, दिख रहा है, ऑब्वियस है। लेकिन अब अगर वो आदमी बोल रहा है कि नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं कैसे आ गया मेरे पास, पता नहीं कैसे आ गया, हमने भी कई फिल्मों में देखा होगा, नहीं ये सर ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि यार नहीं ये मेरा नहीं है, मैं इसका ओनर नहीं हूँ, मैं इसका ओनर नहीं हूँ, तो ये जो वो आदमी बोल रहा है ना, जो आदमी है ए, कि यार ये ड्रग्स मेरे नहीं है, ये आपको प्रूफ करने पड़ेंगे मेरे नहीं है। पुलिस नहीं करेगी प्रूफ, पुलिस ने तो पकड़ लिया आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं ये मेरा नहीं है ड्रग्स। ये बात करता है हमारा सेक्शन 110, इसलिए ज़रूरी है। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका, अगर होगा तो। नहीं है इलिस्ट्रेशन, तो ये जो मैंने दिया वो इलिस्ट्रेशन है।
अब बात करते हैं हमारे 111 की, यानी कि प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शंस वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। कैसे? वेयर देयर इज अ क्वेश्चन एज टू द गुड फेथ of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on party who is in a position of active confidence। अब ये बात क्या कर रहा है? एक्टिव कॉन्फिडेंस। एक्टिव कॉन्फिडेंस सबसे सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो भरोसे में। भरोसा, कोई आदमी भरोसे की पोजीशन पे है, भरोसे की पोजीशन पे कौन होता है? जैसे हम हमारे डॉक्टर से इलाज करवाने जाते हैं तो वो हमारे एक्टिव कॉन्फिडेंस में होते हैं कि हाँ, हमने हमारी पूरी बॉडी उनके हवाले कर दी, आपको जो करना है वो करो। यही चीज़ें तो होती है पूरी। हमारे एडवोकेट्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनको भी तो एक्टिव कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार बच्चों के साथ आपको जो करना है वो करो। ठीक है, अब एक्टिव कॉन्फिडेंस में होकर उस आदमी ने कोई काम किया, ट्रांजैक्शन किया, कोई भी काम किया, लेकिन गुड फेथ में किया, गुड फेथ में कोई काम किया, लेकिन वो काम जो है गलत हो गया वो। तो अब जो आदमी एक्टिव कॉन्फिडेंस में था, जो भरोसे की पोजीशन पे था, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यार मैंने तो अच्छा सोच के किया था, गलती से बुरा हो गया, ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास हमको पता नहीं पथरी वगैरह जो भी हमको कुछ था, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से बोल दिया कि सर प्लीज़ कर दीजिए, हमको ठीक कर दीजिए, सब आपके हवाले, फलाना टिका जो भी था। अब ऑपरेशन में उसको कुछ टफ निर्णय उठाने पड़े, क्योंकि उसने कंसेंट तो ऑपरेशन की दी थी, मान लो पथरी की दी थी उसने सिर्फ। अब उसने ऑपरेशन में कुछ, मैं MBBS वाला तो हो नहीं, पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा करना पड़ा डॉक्टर को, कुछ गुड फेथ में उसको करना पड़ा ऑपरेशन में, और गलती से कुछ और हो गया, कुछ गलत हो गया, तो अब डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि यार मैंने तो अच्छा सोच के किया था, गलती से गलत हो गया। ये चीज़ डॉक्टर को प्रूव करनी पड़ेगी। जो आदमी एक्टिव कॉन्फिडेंस में होता है और कुछ गुड फेथ में कोई ट्रांजैक्शन करता है और गलत हो जाता है, वो तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यार मैंने तो अच्छा सोच के किया था, आपका गलती से बुरा हो गया, ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा 101 से लेकर 111 तक मेन हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ समझने का था। ठीक है, बाकी सब इसकी एप्लीकेशंस थी, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको ऊपर वाला 101 और 102 समझ में आ गया तो आपको पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये था हमारा 101 111 तक बर्डन ऑफ प्रूफ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और थैंक यू वेरी मच।